सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे आज 11th की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी एक बच्चे और एक मैडम के बीच में बात हो रही है। वो कुछ बातें इस तरीके से हो रही हैं कि अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, लीजिए एक और किताब याद कीजिए। बच्चा कहता है कि लीजिए एक और किताब याद कीजिए। मैडम कहती हैं लेकिन हम उन्हीं चीज़ों का बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए क्या यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। ठीक है, फिर बच्चा कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया है। ठीक है, तो मैडम कहती हैं यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? तो सुकरात आपको बता दें कि सुकरात यूनान का एक बहुत विवेकशील व्यक्ति था और एक दार्शनिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय में कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, जिसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा प्रयोग और दूसरे के संवाद करने की क्षमता होती है। अन्य प्राणियों के इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव की अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती हैं यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिक के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है इस तरीके से कुछ बातें बता रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कि मानव से की अस्मिता से जुड़े हुए पहलुओं को क्या खास बातें होती हैं, उनका विश्लेषण कैसे करना चाहिए, समाज कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है और सरकार की सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, क्या हमारी आज़ादी को सरकार कानून के द्वारा सीमित करता है, राजसत्ता अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है। ठीक है, और नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी बातें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यानी कि यह राजनीतिक सिद्धांत कहाँ कहाँ पहुँचता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन में जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता, समानता के विचार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाएं सरकार, नौकरशाही और राजनीति के अनुपालक को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से लोगों और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत ये क्या करता है, एक तरीके से लोगों को प्रशिक्षित करता है कि किसी भी चीज़ पे तर्कपूर्ण तरीके से सोचने का जो तरीका है ना, किसी भी बातों को कैसे कहा जाए या उसका तर्क क्या है, वो उसको निष्पक्ष भाव से देखने का जो क्षमता है वो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। ठीक है, अब राजनीति क्या है, यानी कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अपना राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति की दांवपेच से जोड़ते हैं और आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्करों में लगे रहते हैं। ठीक है, कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं।
अगर वे राजनेता को दल बदल करते झूठे वादे और बढ़े चढ़े दांव करते हैं, विभिन्न तबके से जोड़ तोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों की निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति यानी कि डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। जैसे कहीं आप काम कर रहे हैं, वहाँ का सहकर्मी अपने बॉस से हर बात में हाँ कर रहा है, सही है तब भी, गलत है तब भी, तो कहते हैं हाँ में हाँ कर रहा है तो चापलूसी कर रहा है अगर वह व्यक्ति, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति गंदी राजनीति कर रहा है। ठीक है, स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं और मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक व्यक्ति जब निराश होता है, सही बात कहने पे उसको प्रताड़ना मिलती है, तो वो क्या कहता है कि उसके अंदर निराशा पैदा होती है और वह कहता है कि मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और भी विभिन्न राजनीतिक दलों में चंदा देने वाले लोग और भी अपनी मुसीबतों में आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब व्यक्ति जो भी चंदा देने वाले व्यवसायी या उद्यमी हैं, उनके ऊपर जब मुसीबतें आने लगती हैं तो वो लोग क्या कहते हैं कि मैं राजनीति से भैया हम दूर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। वह अलग बात है कि जैसे जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे वैसे ही वे अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार ये देखिए कह रहे हैं, इस प्रकार हमारा राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्रश्नों का वाद विवाद चल रहा है कि मतलब जब एक व्यक्ति हताश होता है तो वो पीछा छुड़ा के भागता है, और राजनीति ही वह प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहाँ पे आपको अपनी बात को एक समाज में बदलाव लाने के लिए आप कर सकते हैं, अपनी बात को समाज में निष्पक्ष ढंग से रख सकते हैं। तो वही कह रहा है ये बात वही कह रहा है कि यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इससे निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए। ठीक है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। मतलब राजनीति में लोग कहते हैं कि हम जन सेवा करने के लिए आए हैं, हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन अब वो एक तरीके से अपना ये कह रहा है ना, ये लाइन जो कह रही है कि यह दुर्भाग्य है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। मतलब लोग कहते तो हैं कि हम जनता की सेवा करने आए हैं, लेकिन वो लूट घसूट करके एक तरीके से अपना घर भरते हैं, तो उनका स्वार्थ साधने का धंधा से जुड़ गया है। ठीक है, हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। ये बात किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है, कि मतलब समाज को राजनीति से आप विभक्त नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये महात्मा गांधी जी का कथन है कि राजनीति ने जैसे एक सांप चारों तरफ अपने कुंडली मार के जकड़ लेता है किसी शिकार को, उसी तरीके से हम लोग राजनीति के चारों तरफ घिर गए हैं। और उन्होंने कहा है इसके निदान के लिए कि इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन, सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी
समाज जिंदा नहीं रह सकता। क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। मतलब अगर किसी समाज में निष्पक्ष तरीके से बात रखने का कोई तरीका ना हो, तो जो समाज के ऊंचे तबके के लोग होंगे या समाज में जिनका वर्चस्व होगा, वो छोटे समाज के व्यक्तियों को दबा देंगे या उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये लाइन जो कह रही है ना, ये लाइन कि सामाजिक संस्था तक जरूरत है कि आवश्यक होता है कि ये गया ना यहाँ पे, अस्तित्व को, जो समाज को अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं उनके लिए अपने सदस्यों को विधिवत जरूरत हितों को ख्याल रखना आवश्यक होता है परिवार के। ठीक है, ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति के दर्शाने वाले महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों पर ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकार जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है, लेकिन वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीके से मतलब प्रभावित करती हैं। हम देखते हैं कि सरकारें हमारे आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता करती हैं, लेकिन एक कुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल देती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्षों को बल देती है और बाजार में स्कूल बंद हो जाते हैं, इससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अत्यंत जरूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं जा पाते, स्कूल का समय सारणी भी प्रभावित होता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार और साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है, हमें अच्छे स्कूल जाने से बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर मान लीजिए कहीं दो राजनीतिक पार्टियां हैं और उनमें वो एक तरीके से जातिवादी संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ हिंसा होगी, दो जातियों में हिंसा होगी, तो जो जाति सर्वश्रेष्ठ होगी वो निचली वाली जाति को बहुत दबाएगी। तो जब हिंसा होगी वहाँ पे तोड़फोड़ होगा, तो वहाँ पे सारी स्कूलें बंद होंगी, वहाँ की जन गतिविधियाँ होंगी, सारी की सारी गतिविधियाँ जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी और बच्चे जो स्कूल जा रहे होंगे स्कूल बंद होंगे, बाज़ार बंद होगी। तो उनके कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर कोई जातिवादी राजनीति करता है तो उससे नुकसान होता है। लेकिन दूसरी ओर उसी का एक दूसरा पहलू उसका दिखाया जा रहा है कि अगर सरकार साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है, मतलब सरकार चाहती है कि लोग पढ़ें, वहाँ की जो है जनता शिक्षित हो और उनको कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे स्किल्ड पीपल बनाया जाए, कुशल व्यक्ति कैसे बनाया जाए, तो अच्छे स्कूल में जा सकने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। ठीक है, चूँकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। अगर सरकार की कार्रवाई से हम लोगों का बेनिफिट हो रहा है, जनता का बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है जनता को, तो उसमें लोग भी दिलचस्पी लेते हैं, उस व्यक्ति का जन समर्थन करते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरे से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने के लिए प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के आरक्षण न्यायसंगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूद अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत का कारण और तलाशते हैं और हम बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और समाज
के लिए क्या उचित और क्या वांछनीय है और क्या नहीं। ठीक है, मतलब इन सारी बातों का एक उधेड़-बुन अगर देखा जाए तो हम एट लास्ट ये ढूंढते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला कि हमारे समाज के लिए ये सब करना उचित वांछनीय था कि नहीं था। ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ तो उसका कारण क्या था। ठीक है, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। जैसा कि समाज के 10 लोग अगर कहीं वाद विवाद होता है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती हैं, तो उसके निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, कि आखिर इसका ऐसा हुआ तो इसका निराकरण क्या है। ठीक है, इससे हमारे समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, जिसके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकार के कार्य और इन कार्यों का जनता में जुड़ा होना शामिल होता है। जो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और निर्णय लेने का संघर्ष का प्रभाव, जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के साधन में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है, यानी कि ये जनता का राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों से ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। ठीक है, विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रस्तावित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिका भारतीय संविधान में किया गया है। मतलब लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता, इन तीनों को मतलब अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अमेरिकी और भारतीय संविधान में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर के जो रूसो, कार्ल मार्क्स, ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तक के समय के वाद विवाद होता आया है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि हम लोग जो कुछ भी राजनीतिक सिद्धांत अभी या संविधान में अपने शामिल किए, लोकतंत्र, समानता या स्वतंत्रता के लिए शामिल किए हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। इसमें बहुत सारे तर्कपूर्ण बातें हुई हैं, वाद विवाद हुआ है। जैसे कौटिल्य ने किया है, अरस्तू ने किया है, रूसो ने किया, कार्ल मार्क्स ने किया, महात्मा गांधी ने किया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। तो वो वाद विवाद होते हुए आया है, सबके साथ में समय में वाद विवाद हुआ है। और उन्होंने इन सिद्धांतों को, जो उसका निष्कर्ष था, जो समाज के लिए उचित और वांछनीय चीज़ें थी, उन्होंने संविधान में शामिल किया। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लूटो और अरस्तू ने अपने विद्यार्थियों के विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। मतलब राजतंत्र में राजा का शासन, लोकतंत्र में जनता का शासन। तो इन दोनों में, राजा के शासन में और जनता के शासन में, दोनों में बेहतर कौन है। ठीक है, आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स के तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। जैसे स्वराज क्या है, उन्होंने कहा कि जिस पे खुद का शासन हो, जिस पे किसी और का शासन है, उसी को उन्होंने स्वराज कहा। और स्वराज का मतलब सबसे पहले व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पे सबसे ज़्यादा अपना नियंत्रण रखता हो, उन्होंने उसको स्वराज की अर्थ की विवेचना की, गांधी जी ने। ठीक है, अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात हो रही है कि अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार की बात हो रही है कि उनको संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांत को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यह काम को विभिन्न विचारकों द्वारा
अन्य अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो मार्क्सवाद गांधी की जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन इनके कहने का मतलब है रूसो मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। साथ ही हमें बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा देते हैं। विभिन्न तरीकों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों और संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं कि बातें क्या चल रही हैं, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, जैसे एक इस बॉक्स में कुछ बातें चल रही हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रयोग में आया है? जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, क वाला स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है। दूसरा ख जो है, दूसरा छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, तो ये भेदभाव के उन्मूलन की बात कर रहा है। ठीक है, कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं, तो ये समानता की बात कर रहा है, यानी कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदायों के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, तो यह अल्पसंख्यकों का विशेष जो प्रावधान है उसकी बात कर रहा है। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, तो ये बता रहा है कि जो भारतीय नागरिकों के कुछ विशिष्ट अधिकार हैं उनकी बात कर रहा है। मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, तो ये स्वतंत्रता की बात कर रहा है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं की सलाह ली जानी चाहिए, तो ये सहमति के अधिकार की बात कर रहा है कि जो सहमति के अधिकार हैं कि सबकी सहमति से ही वार्षिकोत्सव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। ठीक है, ये बात कर रहा है कि उसके बाद में जो जय वाला है, गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। ये समानता के आधार पर भागीदारी की बात के जो समानता के मतलब समानता के आधार पर भागीदारी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है? हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामले में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकार के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव हो। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं समाज में समानता है, लेकिन जो लोग नीचे तबके से आते हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है या उनके स्वतंत्रता का इसमें कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि भेदभाव से आज भी समाज पीड़ित है। हो सकता है, संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हों, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हों। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, लेकिन जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए ज़रूरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए अक्षम हैं। ठीक है, मतलब वो सक्षम नहीं है। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर है। मतलब जो व्यक्ति अभी केवल जीने खाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो किताबों की और या कि अच्छे विद्यालय में जाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह इस तरह से खेल खेलने जैसा है जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं, जो हम सीखते हैं कि हमें नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनज़र संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के निरंतर पूर्व व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो यह है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उनकी पुनर्व्याख्या की गई है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि जो लाइवलीहुड का अधिकार है ना, कि
किसी व्यक्ति की आजीविका का अधिकार है, वो पूरे भारत में कहीं भी जा कर के अपना व्यवसाय कर सकता है। अधिकार में शामिल है, ये कह रहे हैं कि जीवन के अधिकार में शामिल है, और इसकी व्याख्या जो है अदालतों द्वारा पुनर्व्याख्या की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है ना कि समाज कई बार चुनौतियों का मतलब पुनर्व्याख्या की गई, सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्या पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के में संशोधन भी हुए हैं और उनका विस्तार भी, मतलब समय के अनुसार संविधान में संशोधन जो हुआ है और उनका विस्तार भी किया गया है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां एवं समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है। तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरे के नए नए आयामों की खोज हो रही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। ठीक है। इस प्रकार इसके आतंकवादी गतिविधियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेट आई है, इंटरनेट से दुनिया को हम लोगों ने जो दूर दराज के गाँव, ग्रामीण क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको भी जोड़ के रखा है। लेकिन उसका उपयोग अब आतंकवादी जो है वो भी सारे वेपन्स का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, मैसेज दे देते हैं। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है। कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसकी ये तो इंटरनेट जन, यानी कि अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को नेटिजन कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा या याद रखिएगा। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन वे भी वैयक्तिक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी व्यक्तिगत ईमेल में ताक झांक कर सकती है? क्या कितना नियमन न्यायोचित है और कितना नियमन करना चाहिए? सरकार को क्या कुछ स्वतंत्र नियमों को, राजनीतिक सिद्धांतों को? इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। ठीक है। उसके बाद में प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवाल के कटघरे में खड़ा करते हैं और चुनाव के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसके लिए उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपने जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम के एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से सवाल की जांच पड़ताल की, न्याय क्या है, इस मतलब सवाल की जांच पड़ताल की और उसने इस बात की व्याख्या की, एक चरित्र गढ़ा जिसमें उसने कहा कि न्याय क्या है, ये उसने लिखा है। यह पुस्तक सुकरात और सेल्फस के बीच में एक संवाद से प्रारंभ होती है। यह संवाद के दौरान सेल्फस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि पर्याप्त है और अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और संगतियों को उजागर करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है और उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उसके विचार में जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं हैं, यानी कि प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। अब वो जिन विचारों को वो अपने सिद्धांतों को या मान्यताओं को, रूढ़वादी बातों को लेकर चल रहे थे, अब उनको लगा कि यानी कि वो अप्रासंगिक नहीं रह गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनको अपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहारों में कैसे उतारा जाए, ये बातें करने जा रहे हैं। ठीक है। इस पाठ्यक्रम में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांतों की सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिक न्याय, विश्वास,
विकास, राष्ट्रवाद और निरपेक्षता से सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ, महत्व के बारे में हमें हमें अध्ययन किया। ठीक है, हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि क्या अर्थ क्या है। मतलब अगर कहीं बात विवाद होती है तो लोग कहते हैं मतलब इसका कहना क्या चाह रहे हो, उसका अर्थ क्या है और हम कैसे महत्वपूर्ण होता है, यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतकारों ने यह बताया कि आज़ादी समानता क्या है, आज़ादी या समानता क्या है, इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की। गणित की विपरीत जहाँ त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी, न्याय न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरकार किसी वस्तु से के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ अपने संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और उनके तालमेल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, चलिए विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम, दुकानों की कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं हम लोग कोई सामान ले रहे हैं या तो लाइन लगी हुई है, या फिर अगर टिकट लेने जा रहे हैं तो लाइन लगी हुई है, तो उसमें कह रहे हैं कि कुछ लोग लाइन तोड़ करके आगे जाके बढ़ के ले लेते हैं, तो वही बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा करने वाले व्यक्ति को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है। हमें खुशी होती है जब कोई पीछे कर जाने जो व्यक्ति आगे बढ़ के जाता है उसको पीछे जाने के लिए जब लोग चिल्लाते हैं तो हमको उसमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं कि यार हम तो ठगे गए, हम तो खड़े रह गए और एक व्यक्ति पीछे से आया, उसने कोई नियम नहीं माना और वो तो लेके चला गया, तो हम अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिसके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तब हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अगर अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। मतलब अगर हम कहीं लाइन में खड़े होकर के कोई सामान ले रहे हैं ना, और किसी विकलांग व्यक्तियों के लिए जैसा आपने देखा होगा टिकट काउंटर घर या कहीं भी ऐसी कुछ जगहों पे जहाँ पे विशेष सुविधाएं दी जाती हैं विकलांग के लिए या दिव्यांगजनों के लिए, तो हमको लगता है ठीक है यार ये व्यक्ति उसका पात्रधारक है। ठीक है, लेकिन हम प्रतिदिन हम भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं है। ठीक है, इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पत्थर बांटते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज के कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरा न हों। तब हम अनुभव से गुजरते हैं कि समानता के में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हों और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हों। इन तथ्य पर गौर करने की बात यह है कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनका पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इस तरह अल्पसंख्यक लड़कियों को स्कूल के लिए हटा लेने से क्या कोई भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उसे चोट पहुंचानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं उन परिस्थिति में उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी होती है? ये पूछ रहा है कि जब कोई घोड़ा घायल होता है तो उसकी स्थिति पहले से अच्छी होती है या बुरी होती है? तो पहले से उत्तर में इसके आ रहा है कि पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है तो उनके घोटकत्व यानी कि घोड़े के गुण कम हो जाते हैं। हाँ, घोटकत्व कम होता है, इसका जवाब आया। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तो उनमें स्वानत्व कम हो जाता है या घोटकत्व कम नहीं होता। इनके कहने का मतलब ये है कि जब कुत्ता घायल होता है तो उसके अंदर स्वानत्व कम हो जाता है और जब घोड़ा घायल होता है तो उसके अंदर घोटकत्व कम होता है। हाँ, बिल्कुल सही। जब कोई मनुष्य घायल होता है तब उसके अंदर मनुष्यत्व कम होता है, निसंदेह।
इनके कहने का मतलब ये है, जब किसी के व्यक्ति के साथ अमानवीय तरीके से कहीं एक दो बार घटनाएं हो जाती हैं तो उसकी मानवता और उसका जो है विश्वास और उसके मूल्य बदल जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। वह मनुष्यत्व न्याय है, निश्चित रूप से लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उनके छोटे भाई बहनों की देखभाल करना। हालांकि संविधान अभी भी प्राथमिक शिक्षा पाने के लिए अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि बच्चे और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। मतलब एक गरीब वर्ग का, अगर एक छोटा सा समाज का शोषित वर्ग देखा जाए, जो बहुत गरीबी से जूझ रहा है, खाने के लिए वो जूझ रहा है, और वो जैसे ही 8 साल की या 7 साल की कोई बच्ची है, घर की बड़ी बेटी है और उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो माँ बाप काम पे जाते हैं तो उस बहन को कहते हैं कि छोटे भाई की देखभाल करना, और छोटे बच्चे को अपने उस बहन के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो बच्ची स्कूल भी नहीं जा पाती है। तो यही बात हो रही है कि एक छोटी सी बच्ची जो है विद्यालय नहीं जा पा रही है। तो कह रहे हैं कि सरकार को इससे ज़्यादा कुछ और करनी चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में अब हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, जब समान अवसर चाहते हैं, जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का सामुदायिक बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों में सहायता पाने के समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाएं होने के बावजूद की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है, ठीक है। हमने अपने उस अर्थ को शुरुआत से हमने अब उसके हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए और हमारे फिर अब उनके इसमें इसमें इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए है। हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर कोई बच्ची वाकई में पढ़ने जा नहीं पा रही है, 8 साल की 9 साल की है, उसका तो शिक्षा का अधिकार ही है कि उसको जाना चाहिए विद्यालय। लेकिन चूंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ है कि वो अपने छोटे भाई बहन को देखना पड़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों की मतलब सरकार को कुछ और करना चाहिए। अलग अलग परिभाषाएं आगे बाहर आ रही हैं, ठीक है, कि हम बिना समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत अपने पास से गढ़ते जा रहे हैं। जिसको ज़रूरत है वो तो लाभ पा ही नहीं रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत गढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाए। ये वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल की सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं, ठीक है। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की ज़रूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चे को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, जैसे मिड डे मील जो चल रहा है वो उसकी बात कर रहा है। कि क्या अगर कोई गरीब बच्चा है जिसके पास सच में अच्छा भोजन नहीं है, तो वो सुबह टाइम पे, या फिर उसकी माँ जल्दी खाना नहीं बना पाती है, उसकी माँ को काम पे भी जाना होता है, तो जल्दी जल्दी खाना बना के भेज देती है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, तो वही कह रहा है कि क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। मतलब गरीब बच्चा है, जब उसको अच्छा खाना मिलेगा मिड डे मील में, तो वो पढ़ने की निस्बत से आएगा कि मुझे खाना खाने को मिलेगा, उसके निस्बत से वो आएगा, दोपहर का खाना खाने के लिए ही विद्यालय आएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने के मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। जैसे समानता के मामले में, वैसा ही हम अन्य अवधारणाओं के मामले में भी राजनीतिक सिद्धांतों को रोजमर्रा के विचारों को उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और राजनीतिक विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम
अगले अध्याय में विचार करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बात विवाद चल रही है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उसके ठीक उलट पलट अन्याय व्यक्ति का ही काम होता है, अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो सोच रहे हो वह क्या सत्य है? और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है, उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है। और ये कह रहा है कि सच बात है, जो शत्रु से जीत सकता है वह किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है। तो कह रहा है निश्चित रूप से कि जो जो किसी शत्रु को पराजित कर सकता है वो वही ढंग से किले की रक्षा कर सकता है। ठीक है, निश्चित रूप से, निश्चित ही। फिर अगली बार वही बात पलट करके सामने रख रहा है वो कि तब तो जो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। मतलब तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने के लिए अच्छा होता है तो गबन करने के लिए भी अच्छा होता है। इस तरह से तो यही निहित है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, अगर जो आपका रक्षक है ना, अगर वही आपका भक्षक बन जाता है तो वो उल्टा हो जाता है आपके ऊपर। कहते हैं ना, रक्षक अब भक्षक बन गया है। जो किसी सामान की रखवाली कर रहा है तो उसको पता है कि इस सामान को कैसे कैसे रखना है कि ये सामान सुरक्षित होगा। तो उस उस सामान की रक्षा करने के इस दरमियान में उस जगह पे क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या त्रुटियां हैं, कहाँ से क्या माइनस पॉइंट है और क्या प्लस पॉइंट है, उसको पता है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि इससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जो जितना है मतलब ख्याल रख सकता है, जो किसी सामान का अच्छा ख्याल रख सकता है, वही अच्छा चोर भी हो सकता है। ठीक है। तो उसने कहा हाँ, ये तो इससे तो निष्कर्ष यही निकलता है। ठीक है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है। अब देखिए ये बात हो रही है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर हमें राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की भी ज़रूरत होती है। क्या हम राजनीति अपने करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील, जज या उनकी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं, नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी का या समानता का अर्थ जानने में क्या मिलेगा? ठीक है, ये सवाल उठा रहा है, ये अगला सवाल कर रहा है। उसमें दो लोगों के बीच में वाद विवाद हो रहा है। तो उसमें ये बात हो रही है कि नए जो मतलब जो मीडिया होती है या जो वकील होते हैं या जो जज होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, वो पढ़ते हैं। पत्रकारों को पढ़ना चाहिए कि जो शोषण के विरुद्ध के अधिकार को बार बार दिखाते हैं या न्याय देते हैं, तो हमें तो उनकी करें कि नए नए अधिकारों की जो मांग करते हैं, तो हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? तो एक बच्चा कह रहा है कि वो तो पढ़ते हैं, बट हमें क्या मिलेगा? तो जब आप पढ़ेंगे ना, आपको पता होगा कि ये मेरा अधिकार है। तो आप किसी के, अगर पुलिस वाला आपको निर्दोष तरीके से मार रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि निर्दोष तरीके से आप मुझे मार रहे हो, तो अब मैं आपके ऊपर ये केस करूँगा, ये मेरा अधिकार है कि आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो समानता का अर्थ जानने से हमको क्या मिलेगा? तो आपको ये मिलेगा कि जब आप अपने अधिकारों को जानेंगे कि मेरे क्या क्या राइट्स हैं, तो आप उस तरीके से उस बात पे लड़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है। और उसको एक तरीके से समाज और या फिर जो आपकी न्यायिक व्यवस्था है वो आपको सही ठहराएगी। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें किसी समूह के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशे से किसी एक को चुन सकते हैं। इसके लिए परोक्ष रूप से हम यह भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित जीवन के सामान्यतः उपयोगी है? मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर गणित आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े गणितज्ञ बनोगे। लेकिन जो गणित पढ़ने से होगा क्या कि आपका जो जीवन होगा, जो गिनने की क्षमता होगी, डेवलप होगी आपके अंदर, वो आपके जीवन को बहुत ही उपयोगी बना देगी। ठीक है। 3 4 5 का पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन को आराम से जी लेता है। जो हिंदी जिसको पढ़ने आती है, वो अगर कहीं दूसरे स्थान पे जाता है तो उसको जगह तो कम से कम पढ़ लेता है कि हम इस जगह पे ये खड़े हैं। इनके कहने का मतलब ये है उपयोगिता है शिक्षा की। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं।
दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होगी, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट पर और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। ठीक है, मतलब आपके साथ कहीं गड़बड़ हो रहा है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके साथ गड़बड़ हो रहा है, सपोज समाज में 100 लोग हैं, 100 में से 90 के साथ गड़बड़ हो रहा है, वो लोग शिक्षित और उनको अपनी जानकारी नहीं पता है, उनके अपने अधिकार नहीं पता है, लेकिन एक आप अकेले पढ़े लिखे हैं और मतलब जितने भी लोगों के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप अपनी आवाज़ तर्कपूर्ण ढंग से उठाते हैं तो आपको जन समर्थन मिल जाता है और आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करते हैं तो ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे। मतलब आपका जो आपके मन में जो बातें चल रही हैं, आप वही बात सामने वाले पे थोप दे रहे हो, तो वो चीज़ें, उन बातों में कोई दम नहीं होता है। ठीक है, वो प्रभावी नहीं होते हैं। इनके कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर तर्कपूर्ण ढंग से तथ्यों के साथ आप कोई बात करते हैं तो वो विचारशील और परिपक्व हैं। अगर आपकी बातें विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं कि हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। और क्या आपने गौर किया होगा, संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करता है जब उन्हें श्रोताओं की जानकारी और जानकार और कद्रदान होने का पता होता है। इस तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वाले को जनाभिमुख बना देते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसके संगीतज्ञ हों या बहुत बड़े सुर मतलब गीत और लयबद्ध की हमको व्याख्या करनी आती है या हम कलाकार हैं, लेकिन वही कार्यक्रम हम कार्यक्रम को सुनते हैं और उस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक लोग आते हैं, जब बहुत बहुत संगीतज्ञ लोग जानते हैं, जो गाना गा रहा है उसको पता है कि ये जो ऑडियंस बैठी हुई है ये हमारी कमियों को पकड़ लेगी, तो वहाँ सचेत रहेगा। वो उन कमियों को सुधारेगा, उन कमियों को, जो त्रुटियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर श्रोता और जानकार कदरदान होने का पता चलता है, तो अगर ऐसे ही राजनीति में है, जब राजनीतिकर्ता या नेता जब ये समझता है कि जनता अब जान रही है कि क्या क्या वीक पॉइंट है, क्या क्या प्लस पॉइंट है, सही चीज़ जान रही है, तो वो भी जनाभिमुख हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यावसायिक केंद्र आदि के तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वो अलग जाति का हो या अलग धर्म का हो, अलग लिंग का हो या वर्ग का हो। हमें उत्पीड़न महसूस करते हैं यदि हम उत्पीड़न महसूस करते तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं। यदि उसमें विलम्ब होता है तो हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग अगर कहीं किसी हिंसा का, कहीं हमारा उत्पीड़न होता है तो हमको लगता है कि यार हम नहीं मानेंगे इस बात को, हमको दबाया जा रहा है, हम सही है फिर भी हमें दबाया जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, हिंसक क्रांति करना, रास्ता पकड़ना उनको लगता है कि उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत और नौकरों और नौकरियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है। मतलब जब आपके साथ गड़बड़ होता है ना, आपके अधिकारों का हनन किया जाए तो आपको लगता है यार ये गड़बड़ है। लेकिन अगर आपके मतलब जो आपका नौकर है उसके साथ कहीं गड़बड़ आप करते हैं या कोई और समाज का व्यक्ति करता है, उसको हेय दृष्टि से देखता है, तो आपको लगता है कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत आपको क्या सिखाते हैं कि, तो ये कह रहा है कि हिंसक क्रांति के लिए ये लोग प्रेरित होते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत पे जो मूल एक बात निकल के आ रही वो क्या है कि आप दूसरे की भाव, जैसे आप
जब आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब मुझे जिस बात की पीड़ा होती है, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाती है, जो मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, वो सामने वाले की भी गरिमा पे पहुंचाती है। चाहे वो किसी व्यक्ति वर्ग या समुदाय या जाति से बिलोंग करता है वो व्यक्ति, उसकी जो भी राजनीतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि हो, वो किसी भी तबके से आता है, तो वही आपको सिखाता है। ये क्या सिखा रहा है राजनीतिक सिद्धांत? आपको यही सिखाता है कि राजनीतिक सिद्धांत में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर में अपने विचारों और भावनाओं में उदार हो जाते हैं। जब आप उन चीज़ों का परीक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप उदार हो जाते हैं कि यार जो पीड़ा मुझे भी हो रही है, वही शरीर तो उसका है, वही तो भावनाएं उसकी हैं, वही तो दिल उसका है। तो आपको लगेगा कि यार जो मुझे सहने में मतलब दुख हो रहा है, जो मुझे सहने में कष्ट हो रहा है, मुझे वेदनाएं चोट पहुंचा रही हैं, वही वेदनाएं उसे भी चोट पहुंचा रही होंगी। तो जब आप सेम भावनाएं फील करते हैं ना, तो आप उदारवादी बन जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत आपको ये सिखाते हैं। और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर हम यह नहीं जानते कि वे तर्कसंगत हैं या नहीं। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और उसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें यह न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच के अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हितों में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्क संगत ढंग से बहस कराने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बातें चल रही थी कि मतलब जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत आपको सोचने का तरीका डेवलप कर देता है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या हो रही है कि सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? तो इसका आंसर आ रहा है निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। ठीक है, जब कोई नैतिक व्यक्ति होगा, उसके विचार अच्छे होंगे, उसके सिद्धांत अच्छे होंगे, तो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, और क्या और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है? निश्चित रूप से। जब कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा, निष्पक्ष तरीके से बात करेगा, तो सीधी सी बात है वो निश्चित रूप से अच्छा होगा। तब किसी तब तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उसके ठीक उलट का अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। ठीक है, मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है। देखिए, ये कह रहा है कि तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वे ऋण हैं जो मित्रों को चुकाने और बुरों से वे शत्रुओं को चुकाने हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है, अच्छे वे ऋण हैं जो मित्रों को चुकाने हैं और बुरे वे ऋण वे हैं वे बुरे वे जो शत्रुओं को चुकाने हैं। ठीक है, यह कहना समझदारी नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि ये कहना समझदारी भरी बात नहीं है कि जो अच्छा है वो अच्छा ही चुकाएगा, जो बुरा है वो बुरा ही चुकाएगा। ये ऋण की बात हो रही है ना, कि वो समझदारी नहीं है। क्या कि यह कि सत्य नहीं है, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है। किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। पॉलीमार्कस ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ। इनके कहने का मतलब है ना कि आप किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सही है तो उसको सही न्याय, और जो स्थितियों के हिसाब से, इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से उसको उचित और अनुचित के रूप में ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत का पहला अध्याय कवर किया। बाकी अगला वाला पीडीएफ मैं आपको देता हूँ। अगला वाला भी क्लास हम लोग यहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।